Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter thermal properties of matter. और आज के लेक्चर की जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या हम लोग कह सकते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसके अंदर में कुछ टर्मिनोलॉजीज को मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, तालाबों पे जो बर्फ जम जाती है। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में डल झील में पूरी बर्फ की चादर बिछ जाती है, तो वो कैसे क्या प्रोसेस है। उसके बाद का जो पूरा लेक्चर है आज का वो न्यूमेरिकल के लिए ही डेडिकेटेड है। ये छोटे से पॉइंट रह गए, तो 10 मिनट या 15 मिनट का जो सेशन होगा ये आपका पहले थियरी वाला है। उसके बाद में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास में पॉइंट होता है और इसे कहा जाता है सुपर कूल्ड वाटर। सुपर कूल्ड वाटर क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। सुपर कूल्ड वाटर, सो ऐसा वाटर, द वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, द वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड वाटर। ओ, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? यस बेटा, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है प्रेशर ग्रेटर देन 1 atm। मतलब यहां पर एक कंडीशन होती है, यदि आपका प्रेशर 1 atm से बड़ा है तो ही आप इस कंडीशन को अचीव कर सकते हो। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी बात है, कैसे ना सवाल यदि एग्जामिनर बनाना चाहता है तो वो ऐसे बोल दिया कि -5 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, तो आप बोलोगे यार ये तो गलत लिखा हुआ है, -5 डिग्री सेल्सियस का वाटर तो होता ही नहीं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर की बर्फ जम जाती है। आपके दिमाग में यही आता है बेसिकली। अब ये सब केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज है, लेकिन फिर भी यहां पर छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग बस देख लेते हैं। तो -5 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, इसका मतलब डेफिनेट सी बात यह है कि ये तभी पॉसिबल है यदि आपका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm होता है उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सिचुएशन को आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, मतलब सवाल ऐसा बोल दिया कि इन अ कंटेनर water of -5 डिग्री सेल्सियस is kept. The statement is wrong, statement is true, statement is partially correct, और उसमें डाल देगा ये ऐसे पॉसिबल है वैसे पॉसिबल है। तो आपको पता होना चाहिए इसे सुपर कूल्ड वाटर कहा जाता है, और ये तब पॉसिबल है जब आपका प्रेशर जो है वो 1 atm से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यदि सिंपल सा जैसे सुपर कूल्ड वाटर होता है, वैसे ही एक और होती है सुपर हीटेड स्टीम। क्या होती है बेटा? सुपर हीटेड स्टीम। अच्छा, अब इस लॉजिक से आप इसकी डेफिनेशन बता दो मुझे जरा फटाफट से। द स्टीम अबव 100 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टीम मिलती है हमें वो वैसे भी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही मिलती है। तो सुपर हीटेड स्टीम ऐसा कुछ ये टेंशन वाला काम नहीं है। द स्टीम अबव 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग नाम दे देते हैं सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, एक और पॉइंट आता है हमारे पास में, छोटे छोटे से पॉइंट्स में आपको यहां पर कवर करवा रहा हूं। तीसरा पॉइंट है यहां पर ड्राई आइस। नाम तो सुना होगा, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होती है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि -78 डिग्री सेल्सियस से नीचे का यदि टेम्परेचर है, -78 डिग्री से, या मैं लिखूं बिलो -78 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और इस सॉलिड स्टेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? ड्राई आइस नाम देते हैं। और इसकी एक खास बात और होती है, वो खास बात क्या है? व्हेन इट कम इन कांटेक्ट ऑफ एयर, जब ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आती है तो डायरेक्टली इवेपोरेट्स, मतलब क्या हो जाती है? सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चली जाती है। ये इसका एक क्या बोलते हैं पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। वी कैन से लाइक, आपने पूरा होगा सब सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स
तो वैसा कुछ हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ड्राई आइस कुछ ऐसा होता है, डायरेक्टली इवेपोरेट्स हो जाता है। मतलब क्या है कि जैसे ही आपके पास में ड्राई आइस है, उसको आपने यहां पे रख दिया तो कमरे में क्या होगी, गैसियस स्टेट्स बनने लगेगी, वो भाप भाप जैसा बनता है, उसे उसका वो यहां पर होती है ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, श्योर। सो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा था। ऐसे एक आध और एक पॉइंट और है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता तो था लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, और वो पॉइंट है, ये आपका होमवर्क है, और वो होमवर्क ये है कि वेपर एंड गैस में क्या डिफरेंस है, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। सो आप इसे, ये आपका होमवर्क है, वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है, वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा हो शायद, या फिर एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन किस चैप्टर में आता है, सरफेस केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा। सो वहां से आप, ये होमवर्क है आपको, वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है इसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, ये अपनी नोटबुक में खुद से लिखना है, होमवर्क है, कुछ तो भी होमवर्क भी चाहिए ना हम लोगों को मेहनत करने के लिए। ठीक है, वैसे ये एक पॉइंट हो गया। चलो, इसके बाद में हम लोगों को जो डिस्कशन का जो पॉइंट है, देखो ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली बात थी जो मैंने यहां पर आपको बता दी। अगला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, ग्रोथ ऑफ आइस, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, तालाबों पे जो बर्फ जमती है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको आपको यहां पर समझना है। देखो क्या होता है कि जैसे झील वगैरह है, कोई भी एक लेक वगैरह है, तो लेक के अंदर में वाटर होता है। सर कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो हम जानते थे। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि जब आउट सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो आजू बाजू में अपना जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जब आपका 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगता है, मतलब आप सुनते हैं ना कि -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, -5 हो गया, -10 हो गया, सियाचिन में इतना टेम्परेचर है, लेह में इतना टेम्परेचर है, लद्दाख में इतना टेम्परेचर है, कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन राजस्थान में भी कई कई जगह, माउंट आबू, चूरू वगैरह डिस्ट्रिक्ट में -2 -3 वगैरह तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो उसी टेम्परेचर की हम लोग यहां पर आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस नेगेटिव टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि जो लेक है आपकी, लेक की सबसे पहले जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो उस ठंडे एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आती है, और जब सबसे ऊपर वाली लेक ठंडे एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आती है तो वाटर लिक्विड स्टेट में है, मतलब इसके पास में एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। हमेशा ध्यान रखिए, आइस के कंपैरिजन में वाटर के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है, वाटर की कंपैरिजन में स्टीम के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जाहिर सी बात है। यस, ओके। सो अब इस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण क्या होता है कि वाटर की अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास में ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो हम लोग लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन के हिसाब से जानते हैं ये मॉलिक्यूल जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है और इनका टेम्परेचर फिर ठंडा हो जाता है। भाई लेक कितनी बड़ी है और सराउंडिंग कितना बड़ा है उसको समझिए, तो सराउंडिंग बहुत बड़ा है, तो इसके कारण हुआ क्या यहां पर कि आपके जो वाटर लेक की जो अपर लेयर है उसमें आइस जमने लगती है। तो जब आइस जम रही होती है तो हमेशा ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आइस का फॉर्मेशन होता है। क्या ये बात दिमाग में बैठी रहेगी कि भूल जाओगे? तो कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज कार्टून वगैरह में, देखा होगा कहीं कहीं पे आइस की लेयर बहुत पतली होती है, कहीं कहीं पे मोटी जम जाती है। यस, होता है कि नहीं होता है? तो उसमें से वो बचपन में हमने कार्टून देखे थे, ऐसे गोल मार के खोल लिया और उसमें से फिर मछली पकड़ रहे हैं। अच्छा, मछली से एक बात याद आई, आपने देखा होगा जैसे ये तालाब की ये गहराई है तो यहां पर जो मछलियां हैं ये आपकी जिंदा रहती हैं। ठीक है, ये तालाब की एकदम अपर मोस्ट लेयर, और इस तालाब की अपर मोस्ट लेयर में मान के चलिए यहां तक आपकी बर्फ जम चुकी है, यहां तक क्या हो चुकी है, आइस फॉर्म हो चुकी है, लेकिन नीचे मछलियां जिंदा रह जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर का फॉल होता है तो उस समय एक ऐसी सिचुएशन आती है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी की तरफ हम लोग चले जाते हैं, तो ये आपका नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस
मेंटेन रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, जो हम लोग एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में पढ़ के आए हैं। और ये आइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही फॉर्म होने लगती है, कभी भी पूरा नीचे तक बर्फ नहीं जमती है। ओके, चलो नाउ अब आगे क्या हो रहा है, हमने बोला कि किसी भी स्थिति में, किसी सिचुएशन में आपकी वाई गहराई तक बर्फ जम चुकी है और हम लोग dy गहराई की बर्फ के जमने की प्रोसेस का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर आपका -T या फिर -θ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, और यहां मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, जो इसके जस्ट बिलो है, जो इस बर्फ जमी हुई लेयर के जस्ट नीचे वाला टेम्परेचर है। तो एक बात बताओ, हम यदि यहां पर पूछे हैं, हम यहां पर यदि पूछते हैं तो हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर कितनी हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस? तो आप बोलोगे यदि m इज द मास ऑफ द वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, देन यू कैन से दैट कि भैया हीट लॉस्ट बाय द वाटर विल बी इक्वल्स टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो ये dy की एक छोटी सी लेयर और बना लेता हूं, ठीक है, ये आपकी वो dy की लेयर है जो फॉर्मेशन के इंतजार में है, ठीक है। नाउ तो यहां पर हीट लॉस्ट बाय द वाटर विल बी व्हाट, स्मॉल m इनटू कैपिटल M, m is the mass of the water, capital L is the latent heat of fusion, m is the mass. How will you calculate the mass of this वाटर विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस का मास आप कैसे निकालोगे? तो हमने बोला मास का मतलब होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई मास का मतलब क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप लिखोगे रो इंटू वाई इंटू एल, लेकिन यहां पर रो इंटू वी क्या है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम मैंने बोला लेट से एरिया ऑफ सरफेस इज ए, तो ए इंटू डी वाई इंटू एल। तो हम लोग जरा ऐसे लिखते हैं रो ए एल डी वाई, रो ए एल dy is the heat lost by this section which is about to be converted into ice or in the process of conversion of ice। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप बोलेंगे सर ये वाली बात तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं दिख रही है। अब इसको जरा और एक दूसरे तरीके से भी सोचिए, वो ये है कि मान लिया, देखो यहां पर एक पॉइंट माना गया कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, यस और नो? मैं बोला ठीक है। अच्छा यहां पर एक टेम्परेचर डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, यहां पर 0 डिग्री है और यहां पर -T है, तो हीट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, मैंने माना इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K, मैंने माना इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है हम K मान लेते हैं। तो इस K में हो क्या रहा है जरा देखते हैं। तो यहां पर जो आप हीट करंट की बात करते हो, हीट करंट की बात करते हो, जो कि H होता है, जो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो आप इसकी यूनिट वैट में लिखते हो, मतलब एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। बेसिकली ये क्या है, ये है आपका एनर्जी, और कौन सी वाली एनर्जी बेटा, हीट एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। बोलो यस और नो? मैंने बोला ठीक है। तो जरा इसके बारे में यदि मैं सोचता हूं तो H को क्या लिखा जाएगा, तो आपने लिखना है H बराबर K इंटू A इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना आएगा, 0 माइनस टी मतलब T ही आने वाला है, अपॉन लेंथ, लेंथ है हमारे पास में Y, और इनटू dt, इनटू व्हाट, dt इज द टाइम, सॉरी इसमें dt में यहां लिख दिया, एक ही स्टेप पहले लिख दिया मैंने dt। ये तो हीट करंट है। यदि मैं बात करता हूं एनर्जी की, तो मैं लिखूंगा हीट एनर्जी बराबर, लेट से इसको मैंने मान लिया Q, हीट एनर्जी बराबर Q बराबर H इंटू डी टी। क्यों, क्योंकि ये dt टाइम में हो रहा है। तो आप इसे लिख सकते हो Q बराबर KAT अपॉन Y डॉट dt। अब ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो यहां पर dt टाइम में क्या हो रही है, फ्लो कर रही है।
तो बस यहां से हमारा काम हो गया। ये Q वो अमाउंट ऑफ हीट है जो यहां से फ्लो करके गई है, और वो Q बराबर ml हम लोगों ने पहले निकाल लिया। दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो हमारा काम यहां पर बनते हुए नजर आएगा। आएगा क्या? सोचिए और बोलिए, सोचिए और बोलिए। तो हम लोग बोलते हैं चलो देख तो लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम दोनों को इक्वेट करने चलते हैं। तो देखो यहां पर मेरे पास में आया था KAT, क्या था, KAT अपॉन वाई डॉट डी टी बराबर रो मास इंटू वॉल्यूम के लिए dy इंटू एल। ठीक है, सो यहां से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। तो dt बराबर आएगा कितना, इधर में आ जाएगा सारा, ले लो इधर में, a से a कैंसल हो जाएगा, और ये बचेगा रो इंटू वाई इंटू एल इंटू डी वाई अपॉन के इंटू टी। बोलो सही है क्या? ओके चलो, सो अब यहां पर हम लोग लेते हैं dt बराबर, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालो, तो रो कांस्टेंट, क्यों, डेंसिटी है, एल लेटेंट हीट है कांस्टेंट, के थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, टी टेम्परेचर हमको दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा वाई डॉट डी वाई। बोलो यस और नो। अब हम लोग यहां पर करते हैं इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन मुझे बता रहा है कि यदि टी बराबर 0 पर आपकी जो बर्फ जम चुकी है उसकी यदि हाइट या डेप्थ y1 है, तो टी बराबर 0 से टी बराबर टी में y2 हाइट तक जमने में जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, यही हमारा टारगेट है कैलकुलेट करना। तो उधर में तो t बच जाएगा, ये टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, रो एल अपॉन के इंटू टी कॉन्स्टेंट, और y का इंटीग्रेशन करोगे वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लग जाएगी y1 से लेकर के y2 तक। बोलो यस और नो। तो मेरे पास में जो टाइम का आंसर आएगा वो आएगा रो एल अपॉन 2kT y2 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर, ये हमारे पास में आएगा टी टाइम, y1 से लेकर के y2 तक की बर्फ जमने में लगने वाला समय। y1 तक पहले से थी, y1 से y2 तक की बर्फ जमने में लगने वाला समय आएगा t बराबर रो एल अपॉन 2kT y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। यस और नो, बोलो यस और नो। तो आपने बोला ठीक है। लेट्स से हमने बोला, हमने सिचुएशन को ऐसे मान लिया कि स्टार्टिंग में मान के चलो कोई बर्फ जमी ही नहीं होती। लेट्स से यदि एट टी बराबर 0 पर, मैं ऐसे सिचुएशन लेता हूं कि एट टी बराबर 0 पर यदि मैं y1 बराबर 0 मान लू, y1 बराबर 0 मान लू का क्या मतलब है कि t बराबर 0 पर ऊपर की लेयर में कोई बर्फ नहीं जमी है, तो मैं यदि आपसे पूछूं फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइस अप टू 1 मीटर डेप्थ, अप टू 1 मीटर डेप्थ, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि T बराबर T1 एंड Y2 बराबर 1। बोलो यस और नो। तो यहां से यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको जो T1 का आंसर मिलेगा वो मिलेगा रो एल अपॉन 2kT 1 स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर। तो T1 का आंसर आ रहा है रो एल अपॉन 2kT। यस और नो। अच्छा मान के चलो यदि मैं इस सवाल में ऐसे पूछ लूं आपसे, कैसे कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर हमारे पास में ऐसी सिचुएशन है कि पहले से ही 1 मीटर की बर्फ जमी हुई है, पहले से ही 1 मीटर की बर्फ जमी हुई है, एंड नाउ फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइस अप टू next 1 meter depth, next 1 meter depth, so you will get t बराबर t2 and y2 बराबर 2। बोलो यस और नो। तो t2 का जो आंसर आएगा वो आएगा रो एल अपॉन 2kT, और यहां पर आ रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो यस और नो।
तो T2 का आंसर कितना आएगा, रो L अपॉन 2KT और इंटू 3। यस और नो। अच्छा, अगली बार जब करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो T1 इंटू रेस टू T2 रेस टू T3 रेस टू अप टू सो ऑन बराबर 1 रेस टू 3 रेस टू 5। मतलब हर एक 1 मीटर की बर्फ जमने में कितना समय, जो समय लगता है उनका जो रेशो है वो 1 रेस टू 3 रेस टू 5 एंड सो ऑन। इस प्रकार का रेशो यहां पर आ जाता है। यस और नो। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? यदि ये पॉइंट समझ में आया है तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को यहां पर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं? देखो, क्वेश्चंस वैसे सिंपल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हाई फंडू टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। मैं जस्ट सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, और वो ये है कि जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, जो कंडक्शन वाला, उससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और आपको कैसे सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान के चलो यहां पर 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है, और यहां से हम लोगों ने क्या किया, एक रॉड कनेक्ट करी हुई है मेरे पास में जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ यहां पर 2L है। फिर यहां पर हम लोगों के पास में एक दूसरी रॉड कनेक्ट की हुई है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है और L मेरे लेंथ मेरे पास में L है। एक और रॉड कनेक्ट करी हुई है मेरे पास में और यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और लेंथ यहां पर L दे रखी है। तो यहां पर आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है, यहां पर टेम्परेचर T1 आपको बताना है, यहां पर टेम्परेचर T2 आपको बताना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो हाउ विल यू कैलकुलेट, हाउ विल यू कैलकुलेट, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल पूछा जाता है इसमें हीट करंट का, दूसरा सवाल पूछा जाता है हीट करंट का। इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है L अपॉन के ए। तो मैं इसे R मान लेता हूं, L अपॉन के ए की वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूं, R मान लेता हूं। तो भैया यहां पर देखिए मुझे मिल रहा है R1 बराबर 2L अपॉन के इंटू ए। तो R1 की वैल्यू मिल रही है 2R, यहां मुझे R2 मिल रहा है L अपॉन 2K इंटू 2A। तो बेटा R2 की वैल्यू मुझे मिल रही है R/4 और यहां मुझे R3 मिल रहा है L अपॉन 2K इंटू ए। तो बेटा ये आ रहा है मेरे पास में R/2। यस, एंड ऑल दीज 3 आर इन सीरीज। देखो, ये एक के पीछे एक कनेक्टेड है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो यदि ये तीनों सीरीज में हैं तो मैं H का फॉर्मूला क्या लिखता हूं, what will I write the formula for H? So I will be writing डेल्टा T अपॉन, देखो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, तो H बराबर डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट। तो डेल्टा T है बेटा 110 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई जो यहां से फ्लो होगा 2R प्लस R/4 प्लस R/2, कितना आएगा, R/2 प्लस का R/4 प्लस का 2R। तो एलसीएम आपने लिया 4, 2R प्लस R प्लस 8R, 8 और 10 और 11R, तो ये आ रहा है 11R। यस, सो यहां से इसको काटोगे, सो यू विल गेट 10/R और R की जगह आपकी वैल्यू L/K आ जाएगी। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ H। देखो यहां पर एक पॉइंट को समझिए, मैंने L, A और Ka वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या मैंने कुछ भी दिया है? नहीं दिया है। अब ये सवाल को मैंने ऐसे तो कर लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है, इनके टेम्परेचर को कैसे निकाला जाए। हाउ विल आई कैलकुलेट द टेम्परेचर फॉर दीज थिंग्स, कैसे दिमाग लगाएं। तो देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज, ये आपका हीट करंट है, तो हीट करंट तो बेटा सब में से सेम जाएगा। भाई आप याद कीजिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, रजिस्टर वाले जो सवाल होते हैं, ये एक रजिस्टर R1 है, ये एक रजिस्टर R2 है, ये एक रजिस्टर
R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसमें से जो करंट I फ्लो हो रहा है, क्या यहां पर भी I होगा, यहां पर भी I होगा और यहां पर भी I होगा। लेकिन यदि यहां पर टेम्परेचर TA है और इस जगह पर TB है, तो बेटा इस जगह पर T1 और इस जगह पर T2 अलग अलग होंगे। होंगे या नहीं होंगे तो इतना बता दीजिए, तो आप बोलोगे ये वाली बात भी हमारी सही है। बोलो क्लियर है क्या? ओके। अब इन सवालों को आसानी से करने का एक दूसरा तरीका और होता है, उसको मैं समझाता हूं आपको। अभी तो खैर मैंने कॉम्प्लिकेटेड वे में रखा है। मैं बेसिकली क्या कर सकता हूं पता है, आई कैन टेक द एलसीएम, और एलसीएम लेने से पता है क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज बदल जाएंगी। एलसीएम 4 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका R1 का आंसर आ सकता है 8R, इसका R2 का आ सकता है R, और R3 का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 2R। तो अगेन 8 और 10 और 11 है तो वही, बट अब क्या करना है कॉन्सेप्ट, यहां से आने वाली हीट और यहां जाने वाली हीट क्या होंगी, आपस में बराबर। ओके, तो ऐसा होने पर मैं यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगाता हूं वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज करंट डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। वो क्या कहेगा, वो कहेगा बेटा कि TA माइनस T1 अपॉन R1 बराबर T1 माइनस T2 अपॉन R2 और बराबर T2 माइनस TB अपॉन R3। यस और नो? तो इसको यहां पर अप्लाई कीजिए, तो यहां आप अप्लाई करोगे तो 110 माइनस का T1 अपॉन उसके नीचे जो रेजिस्टेंस है वो है 8R बराबर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय उसके नीचे कितना रेजिस्टेंस है, R। बोलो समझ में आया? ओके, एंड इक्वल टू आप जाओगे तो T2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2R। ये आपके पास में ऐसा डेटा आ गया। अब आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो पेयर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो बेटा इन दोनों से सॉल्व करोगे तो R से तो R कटेगा और ये आएगा 110 माइनस का T1 बराबर 8T1 माइनस का 8T2, और यहां से आप लिख सकते हो 9T1 माइनस 8T2 बराबर 110। एक इक्वेशन यहां बना दिया आपने, और एक इक्वेशन को आप यहां बना लीजिए। तो यहां जो इक्वेशन बनेगी क्या होगी बेटा, R कटने पर 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां जो इक्वेशन बनेगी, पहले ऊपर वाली इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, 91 माइनस 8T2 बराबर 110, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 2T1 माइनस 2T2 बराबर T2। सो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 3T2 बराबर 2T1। तो आप चाहे तो T1 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर T2 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसा आपको उचित लगे। या फिर आप लिख सकते हो 2T1 माइनस का 3T2 बराबर 0। तो अब आपके पास में ये इक्वेशंस यहां पर हो चुकी हैं। यस और नो? अच्छा, और सिंपल बताऊं, एक और रिलेशन से मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। मैं एक काम कर सकता था, देखो करंट तो हीट करंट तो सेम है ना, लॉजिक समझिए, लॉजिक को समझिए। मैं यहां से डायरेक्टली यहां पर भी तो लगा सकता हूं। वो कैसे, वो ऐसे कि बेटा 110 माइनस 0 अपॉन 11R बराबर इन दोनों का लगा लो, T2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई यहां पर कितना था, 2R। बोलो यस और नो? देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। 11 से काट लो, ये 10 बार कटेगा, 10 दुना 20, तो T2 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस यहां पर मिल जाएगा। बोलो ये ज्यादा आसान लगा? देखो तरीके अपने अपने हैं, आप चाहे जैसे लगा सकते हो, मैंने किया कुछ नहीं है। मैंने एक तो ये तरीका बताया आपको, स्टैंडर्ड तरीका है जो आपको करना होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं कर क्या रहा हूं। T माइनस T1 अपॉन R1, T1 माइनस T2 अपॉन R2, T2 माइनस T3 अपॉन R3, बस इतना सा ही कर रहा हूं। या मैंने उसको डायरेक्टली ले लिया, TA माइनस TB से डायरेक्टली भी ले सकता था ना भाई, हीट करंट तो सेम रहने वाला है, किसी भी सेक्शन के बीच में आप काम कर सकते हो। तो T2 मिल गया। अब अगला वाला सेक्शन कहीं से भी उठा लीजिए, जैसे अब यहां से यदि मुझे T2 20 मालूम है तो मैं लिखूंगा 91 माइनस का 2 8 16 160 बराबर 110। सो यहां पर देखिए 160 270 और डिवाइड बाई 9, तो T1 का आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट।
खत्म सवाल। सर क्या ऐसे इतने सिंपल से सवाल होते? सवाल ऐसे ही सिंपल से होते हैं, बस आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ओके चलो, अब यहां पर हम लोग अलग अलग तरीके के, यदि मैं सवाल यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं और बताना हूं तो कैसे टाइप के सवाल और पूछ सकता हूं। देखो सिंपल सी बात है, आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आपको रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते आने चाहिए, और टेम्परेचर डिफरेंसेस वगैरह दिए हुए होंगे। रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में यदि सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर बहुत ही जल्दी यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, श्योर? ओके, लेट्स से वन मोर क्वेश्चन इज देयर। यहां पर आपके पास में 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, यहां पर आपके पास में दो रॉड लगी गई हैं और इनसे एक सिंगल रॉड में यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं, ये ऐसे कनेक्ट कर दी और इसको बेटा आगे 0 डिग्री सेल्सियस पर कनेक्ट किया गया है। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि बेटा ये है के, ये है ए, ये है 2K और ये है यहां पर मेरे पास में ए। डेटा में मन से जो भी चाहे वैसे आप डेटा ले सकते हैं। 2L, यहां पर इसको दिया गया है 2K A और L, 2A K और L। सवाल क्या होगा? सवाल ये है कि भैया इस जंक्शन पे आपको टेम्परेचर बताना है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम। करने का तरीका क्या है? करने का तरीका एकदम सिंपल है। मैं क्या बोल रहा हूं हमेशा कि R बराबर पहले आप L बाई के ए लिखो, या सीधा सीधा करना चालू करो। इसको एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, इसको R1 मानते हैं, तो R1 आएगा कितना? 12 डिवाइडेड बाई के ए। R2 आएगा आपके पास में 12 डिवाइडेड बाई 2K इंटू ए, और R3 जो आएगा वो आएगा L डिवाइडेड बाई 2A इंटू के। बोलो यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहां से देखो L बाई के ए को मैं जनरली R मान लेता हूं, तो ये बन रहा है मेरा 2R, ये बन रहा है मेरा R, और ये बन रहा है मेरा R बाई 2। एलसीएम 2 लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा ये बन रहा है 4R, ये बन रहा है 2R और ये बन रहा है R। मतलब अब आपका जो सर्किट है ना वो कुछ ऐसा सर्किट है सिंपल सा। कैसे? ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर और ये एक रजिस्टर। यहां पर है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 वोल्ट, यहां पर है 70 डिग्री सेल्सियस मतलब 70 वोल्ट, यहां आपका 4R है, यहां आपका 2R है और यहां आपका R है। अब जिनको करंट डिवीजन वगैरह अच्छे से आता है उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनको परेशानी है उनको देखिए बेटा क्या होना चाहिए। अब थोड़ा सा लॉजिक अच्छे से लगाना। अब क्या हो रहा है, इन दोनों का मिलके इसके बराबर होना चाहिए। मतलब मैं यहां पे बोल लेता हूं, मान के चलो यहां पे टेम्परेचर है T, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 70 माइनस का T डिवाइडेड बाई, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, इक्वल्स टू T माइनस 0 डिवाइडेड बाई R। यस और नो? तो 4R पैरेलल टू 2R करिए तो कितना आएगा बेटा? आप लिखोगे 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R, तो ये आएगा 6R। R कैंसल, 2 से काटो 3, तो ये आ गया 4R डिवाइडेड बाई 3। तो आपने लिख दिया 4R डिवाइडेड बाई 3। इस डेटा को यहां पर जरा सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर 40। सिंपल। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये डेटा दिया था, इसके बेसिस पर मैंने R 2R वगैरह निकाले। तो ये जो डिवाइड वाले हैं उनको सिंपल करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मेरे पास रजिस्टर्स, थर्मल रजिस्टेंस इस फॉर्मेट में आ गए, और इस फॉर्मेट में एक बार आ गए तो मैंने इनको इस फॉर्मेट में लगा दिया। ठीक है, 4R 2R R, टी निकालना होता है अमूमन लगभग हर सवाल में आपको यही पूछा जाता है कि फाइंड द टी, फाइंड द टी, फाइंड द टी। तो ये कर दिया। अब यहां पर हमने क्या बोलना है समझिए, यहां से हीट करंट जाएगा, यहां से हीट करंट जाएगा, यहां पहुंचेगा और ये दोनों मिलके इसके बराबर होंगे। यस और नो? तो बस इतना सा ही यहां पर कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों से मिलके यहां पे पहुंच गए तो यहां से आगे चले जाइए। अब इन दोनों से मिलेगा तो 4R और 2R आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। 3 7
21 210 माइनस का 3t डिवाइडेड बाई 4r बराबर का t बाई आर। आर से आर कैंसल करो यहां पर बेटा, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 210 माइनस का 3t बराबर का 4t, 3 उधर जाएगा तो 7 7 70 बराबर 210, 70 बराबर 210, तो t का आंसर आएगा कितना 30 डिग्री सेल्सियस। अगेन द सेम आंसर इज देयर 30 डिग्री सेल्सियस। बोलो यस और नो, यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही है। और यदि इसको थोड़ा सा और देखना चाहते हो तो आप ऐसा देखिए, यहां पर है 70 डिग्री, यहां एक रजिस्टर, यहां एक रजिस्टर और यहां एक रजिस्टर, ठीक है। बोलो यस और नो। मैंने माना यहां से करंट आई जा रहा है, ये I1 है, ये I2 है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 मिलके वापस से यहां I बनाएंगे और इस पॉइंट का टेम्परेचर है यस और नो। तो अब आप यहां पर क्या लगाओगे, कॉन्सेप्ट देख लो, बस कुछ नहीं है इन सवालों में, 4r 2r और r है ना। तो आप बोलोगे इस पॉइंट का टेम्परेचर है 70, तो आप लिखोगे 70 माइनस का t अपॉन 4r प्लस का 70 माइनस का t अपॉन 2r बराबर t माइनस का 0 अपॉन r। डायरेक्टली यहां पर हो जाएगा यस और नो। क्या इसको आप कर सकते थे, समेशन ऑफ ऑल दी करंट्स इक्वल टू 0, या जैसे भी आप चाहें, किसी ने रोका नहीं है, यस और नो। भाई यहां पर ये दोनों आ रहे हैं, ये आया है, ये भी आया है और ये गया है, तो इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, इतना सा कॉन्सेप्ट, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। बस यही कॉन्सेप्ट पे आपके ये सवाल सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और करना चाहेंगे क्या? अब देखो, और कुछ सवाल करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ एक आध थियोरेटिकल सवाल भी आपको करवाए जाएं, थोड़े से अपर लेवल के। देखो भाई, ये सवाल को पढ़ो और इसको जरा थोड़ा सा खुद से कॉमन सेंस से आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। A metal frame of total length 50 centimeter and cross sectional area 0.20 centimeter square form 5 sides of a regular hexagon। यहां पर क्या हुआ कि 1 2 3 4 और 5 ऐसा एक रेगुलर हेक्सागोन बना दिया। द फ्री एंड्स आर मेंटेड एट 20 डिग्री एंड 40 डिग्री। मैंने मान लिया भैया इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। सवाल देखो वैसे ही है, find the rate of heat flow through a cross section of the frame। find the rate of flow of heat, मतलब सवाल में आपसे पूछा गया है h, सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, h पूछा गया है और h आपको बताना है। क्या ये आप बता पाओगे? तो h कैसे बताओगे? तो h आप तब बता पाओगे क्योंकि h का जो फॉर्मूला है वो है आपका डेल्टा t डिवाइडेड बाई आर एच। यस, तो डेल्टा टी तो आपको बड़ी आसानी से मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है वो क्या, आर। तो भैया देखो, टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, इसी बात को पकड़िए। कहीं ऐसा मत कर देना पता लगा इसका एक सेक्शन ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, नहीं, पूरा दिया हुआ उन्होंने, बस सवाल को घुमाया गया है। क्लियर? तो आप लिख सकते हो कि भैया H बराबर डेल्टा टी अपॉन आर क्या होता है, L डिवाइडेड बाई के ए। तो आप लिखोगे 40 माइनस 20 मतलब 20 होल डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर अपॉन के कितना है 50 और इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब 10 टू द पावर माइनस का 4 है बेटा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जरा एडजस्ट करते हैं। तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो आप लिखोगे 20 इंटू 50 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.5। क्या कैंसल होगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ओके, 5 से एक 5 काट लो। अब इसके पश्चात एक और एक 2 जीरो से बेटा इन 2 जीरो को काटोगे तो -2 हो जाएंगे, 2 टू ज़ा 4, तो आंसर इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 वेट, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 वेट
जिसे मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 0.04 वैट। इस सवाल में आपसे जो होने वाली गलती है वो मैं बता दूं, आप इसमें ना एक्स्ट्रा 5 कर जाओगे। क्यों 5 दिख रही है, 1 2 3 4 5, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं आएगा कि टोटल लेंथ बोली गई है, लेंथ ऑफ ईच सेक्शन नहीं बोला गया है, जबकि क्रॉस सेक्शन में आपको बोला गया है। ठीक है, श्योर। क्या ये सवाल ज्यादा डिफिकल्ट था? अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जो मैं करवा रहा हूं यहां पे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स भी जरूरी है। यदि वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करवाऊंगा तो फिर लगेगा कि सिर्फ सर ने मन से बनाए हुए कुछ सवाल करवा दिए डेटा डायग्राम वाले, वो तो हमको आसान लगे। वन एंड ऑफ अ स्टील रॉड के बराबर 46 जूल मीटर पर of length 1 meter is kept in ice at 0 degree Celsius and the other end is kept in the boiling water at 100 degree Celsius। क्या हो रहा है, हमारे पास में एक स्टील की रॉड है जिसकी लेंथ यहां पर गिवन है 1 मीटर, और इस स्टील की रॉड के लिए के की वैल्यू गिवन है। इसमें से क्या किया गया है, इसका एक एंड को 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस पर और दूसरे सिरे को बॉइलिंग वाटर में रख दिया गया है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ऐसा नहीं लग रहा, थर्मल रेजिस्टेंस दे दिया है और चेंज इन टेम्परेचर दे दिया, मतलब हीट करंट आप निकाल सकते हो ना। अज्यूमिंग नो हीट लॉस टू द एटमॉस्फेयर, फाइंड द मास ऑफ द आइस मेल्टिंग पर सेकेंड। मास ऑफ द आइस मेल्टिंग पर सेकेंड, मास ऑफ द आइस मेल्टिंग पर सेकेंड, ये आपको बताना है। तो अब आप दिमाग में थोड़ा सा दौड़ाने की कोशिश करो। देखो यहां से मैं निकाल सकता हूं पहले डेटा से एच, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वैट। वैट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। और यहां से मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है, तो मास इनटू लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन से मुझे एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो यस और नो। चलो ट्राई करते हैं एक। भाई जब तक ट्राई करेंगे नहीं पता क्या लगेगा। तो हमने लिख दिया यहां पर जो सिचुएशन मेरे पास में बन के आ रही है डेल्टा टी 100 और 0, तो आपने लिख दिया 100 माइनस 0 अपॉन एल 1 मीटर अपॉन के 46 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर है। और दिस शुड बी इक्वल्स टू m इंटू लेंथ 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। बोलो यस और नो। बस आपका काम हो गया, इसको इधर में ले लीजिए। तो ये आएगा आपका 100 इंटू 46 इंटू 0.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल्स टू m इंटू 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5। बोलो यस और नो। क्या ये वाली बात आपके समझ में आई है? अब इस डेटा को सॉल्व कीजिए और आपको आंसर मिलेगा। कुछ कटने पिटने लायक दिख रहा है क्या? देखो इस पॉइंट से तो ये 2 जीरो खत्म कर सकता हूं मैं, ओके। और 6 छंग 36, ये कटने लायक नहीं दिख रहा है, 4 से है ना, 46, 4 8 32, 6 8 48, नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 8 32, 4 चौका 16, 4 से तो काटो पहले। देखो पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा रहा हूं मैं नीचे, तो 4 8 32 और 4 चौका 16, ओके। और कुछ कटने लायक सिचुएशन, 2 से काट सकता हूं 2 बार और ये 3 बार, 2 से काटूंगा 4 बार और ये 2 बार। यदि ये वाला डेटा थोड़ा अच्छा दिया देता, 46 की जगह 48 दिया होता तो काम अच्छा बन जाता है ना। चलो ठीक है, जो भी है। अब देखो जो डेटा दिया है उसको तो हम ये नहीं कर सकते नजरअंदाज। कुछ बचा है क्या? ओके ठीक है। तो अब काटने के लिए 2 जीरो से बची हैं, तो ये 3 जीरो ये इधर में आएंगी तो माइनस हो जाएंगी। डेटा बहुत छोटा आ रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ी हुई है कि 23 अपॉन 42 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 में आंसर जा रहा है। इतना छोटा आंसर तो नहीं जाना चाहिए। किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। चलो ठीक है, क्रॉस चेक कर लो एक बार। हाँ मैंने ये सही किया, m इंटू एल आ जाएगा। ये पहले से ही जूल पर केजी में दिया है ना, हाँ ये जूल पर केजी में है, मैंने प्रॉपर लिया है। ये वाले डेटा में जूल दिया है, मैंने प्रॉपर लिया है, ओके। नहीं बेटा ये सही है, 23 डिवाइडेड बाई 42। हालांकि यदि ये जो 28 आ रहा है, उस मतलब थोड़ा सा डेटा में एडजस्टमेंट चाहिए था,
बाकी फिर काम आराम से हो सकता था, है ना। फिर थोड़ा सा डेटा आसान होता, अभी तो क्या थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। 4 पंजे 20, लगभग 5 बार जाएगा, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻7, या फिर आप कह सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻8, या आप कह सकते हो 50 इंटू 10⁻⁹ किलोग्राम पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी बर्फ यहां पर मेल्ट कर रही है, यस और नो। चलो आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। A composite slab is prepared by pasting two plates of thickness L1 and L2 and thermal conductivity is K1 and K2. The slabs have equal cross-sectional area. Find the equivalent conductivity of the cells. अब यहां पर एक छोटी सी परेशानी है। वो परेशानी क्या है कि देखो ये आपके पास में K1 थर्मल कंडक्टिविटी और ये L1 है, और दूसरी वाली है ये रही आपके पास में K2 और L2। अब यहां पर पूछा क्या गया है कि इन दोनों को पेस्ट किया गया, इन दोनों को चिपका दिया गया। अब कैसे चिपकाया ये नहीं बताया, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम दिया गया है। तो भैया यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम दिया गया तो हम लोग मान सकते हैं कि इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया होगा। जनरली ऐसा ही होता है, पैरेलल में आपकी लेंथ से। देखो अब यहां पर अच्छा हुआ ये सवाल आया। देखो कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा, वो ये है कि जनरली पैरेलल में लगाते समय, हालांकि हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग निकाल के फिर कर सकता हूं। मान के चलो यदि मैंने इसको ऐसे लगा दिया, एक के पश्चात एक, ये K1, ये L1, ये K2 और ये L2, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। पूछा क्या गया उस पर डिपेंड करता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं बेटा, यदि कंडक्टिविटी की जब बात कर रहे होते हैं तो वो सेम चीजों पे ही चलनी चाहिए। तो ये आएगी के इक्विवेलेंट, कितनी आएगी बोलो, L1 प्लस का L2 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस का L2 बाई K2। डायरेक्ट रिजल्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट वाला सवाल था, रिजल्ट ही याद रखने लायक सवाल था, इसमें कुछ नया करने लायक नहीं था। और है क्या? लो भाई आ गया सवाल। यहां पर पूछा गया है द टू रॉड्स shown in the figure have identical geometrical dimension. They are in the contact with the two heat baths at temperature 100 degrees Celsius, 0 degree. The temperature of the junction is 70 degrees Celsius. Find the temperature of the junction if the rods are interchanged. ये देखो यहां पर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कॉमन सेंस थोड़ा सा सोचना, आप इसको बिना पेन चलाए इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका थर्मल रेजिस्टेंस R है 1 है और इसका R2 है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन सेम है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी तो अलग होगी। कि ये भी सेम दिया गया है, नहीं दी गई है, मतलब इट इज चांस कि यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो मैं थर्मल रेजिस्टेंसेस अलग अलग मान लेता हूं। अब आप सोचिए यहां पर ये जो फॉल हो रहा है ये 30 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप है। क्यों? क्योंकि यहां पर 100 है, यहां पर 70 है, इसका मतलब यहां पर अभी 70 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप है। बोलो यस और नो। अब यदि मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया तो ये पॉइंट तो सेम रहने वाला है, बराबर है। ये पॉइंट तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे रहने वाला है, ये वाला पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे रहने वाला है। लेकिन इस बार R2 इधर आ गया और R1 इधर आ गया। तो एक बात बताओ कि आपका जो R2 है वो तो 30 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप लेगा, और R1 जो है वो आपका ये वाला R1 के हिसाब से 70 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप लेगा। मतलब यहां पर टेम्परेचर कितना आना चाहिए, 30 डिग्री। कितना आना चाहिए, 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने शायद एक, सॉरी बेटा, मैंने यहां पे एक उल्टा पॉइंट लिख दिया जल्दबाजी में। लॉजिक में सही लगा रहा था, जल्दबाजी में उल्टा पॉइंट लिख दिया कि ये 70 है, तो इसका मतलब यहां पर ड्रॉप 30 है और यहां पर ड्रॉप 70 है, तो ये इधर इंटरचेंज होंगे। तो इसका मतलब ये वाला 30 सही है। हालांकि कई बार क्या होता है कि हम लोग फ्लो में रहते हैं और सवाल सही कर जाते हैं और बोल गलत जाते हैं। फिर से सुनना लॉजिकली क्या हुआ। एक काम करते हैं, लॉजिकली करवाना है तो इसको पूरे को मिटाना ही पड़ेगा। सुनिए यहां पर बोला गया है ये है 70 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब यहां ड्रॉप हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस का और यहां ड्रॉप हो रहा है 70 डिग्री सेल्सियस का। इसे R1 और इसे R2 मान लिया। अब जब आप इंटरचेंज करोगे तो भैया जाहिर सी बात है यहां पर 70 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप चाहिए।
और 70 डिग्री का ड्रॉप चाहिए यहां पर, तो यहां कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। खत्म, लॉजिकली सवाल किया जा सकता था। अदरवाइज फिर आपको थोड़ा सा यहां पर मेहनत कशक्कत करनी पड़ती है, और वो क्या होता कि आप हीट करंट से करें, कि मतलब जितनी हीट करंट आ रही है उतनी ही पाद में भी रहनी चाहिए, यस और नो। मतलब आप लिखते थे I बराबर 100 माइनस का 70 डिवाइडेड बाई R1 बराबर 70 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R2। सो इट इंप्लाइज, यहां से आप रिलेशन निकालते थे 30 डिवाइडेड बाई R1 बराबर 70 डिवाइडेड बाई R2, R1 अपॉन R2 का रेशियो लेते, फिर अगली बार सेम कहानी को दोहराते, अगली बार सेम कहानी को दोहराते, और R2 अपॉन R1 में यहां पर बस T हो जाता था। जैसे मैं 100 माइनस 70 कर रहा हूं ना, बस यहां पर T आ जाता था और यू विल गेट द आंसर। तो अब यहां पर देख लो, ये आ गया, तो R2 अपॉन R1 कितना आ गया 7/3 आ गया। ठीक है, अब मान के चलो ये वो सिचुएशन है जहां पर आपने इंटरचेंज किया, टेम्परेचर T हो गया। तो अब देखो क्या होगा, इसका नाम R2 है और इसका नाम R1 है, इतना मत भूलना नहीं तो पता लगा गलत कर गए। तो आप लिखोगे 100 माइनस का T डिवाइडेड बाई R2 बराबर T माइनस का 0 डिवाइडेड बाई R1। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, R1 इधर आएगा अपॉन में R2 बराबर T अपॉन 100 माइनस का T। तो बोलो R2 अपॉन R1 7/3 है, तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 3/7। तो आपने इसने लिखना है 3/7 बराबर T अपॉन 100 माइनस का T। बोलो यस और नो। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 300 माइनस का 3T बराबर 7T। तो यहां पर 10T हो जाएगा, 10T बराबर 300, मतलब T बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी मेथड से आपका ये सवाल यहां पर सॉल्व हो गया है। लो भाई, ऐसे सवाल करवाए हैं अभी थोड़ी देर पहले। एन एल्यूमिनियम रॉड एंड कॉपर रॉड ऑफ इक्वल लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वेल्डेड एज शोन इन फिगर, कॉपर ऑफ एल्यूमिनियम, और ये दे रखा है फाइंड द हीट करंट, फाइंड द हीट करंट। तो हीट करंट के लिए क्या करोगे भाई, देखो पहले तो आप रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लो, कितना आएगा, लेंथ अपॉन के ऑफ एल्यूमिनियम कितनी दे रखी है 200 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, मतलब 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 200, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 100/2 मतलब 50। और सिमिलर वे में आर सी यू निकालो, तो 1 अपॉन 400 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, मतलब 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 400। तो ये इसका आंसर आएगा 25। बोलो यस और नो, ये मिल गया आपको। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि भैया इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम और इसका है 25 ओम। तो बेटा यहां पर जो हीट करंट आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब 75 डिवाइडेड बाई, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो 75, सो यू विल गेट 1 वेट, यू विल गेट व्हाट 1 वेट, यस, सिंपल। और इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो बेटा 50 और 25 को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो कैसे करें, 50 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, सो दिस इज योर 50/3। तो इस बार जो आपका आंसर आएगा इस वाले के लिए, तो 75 डिवाइडेड बाई 50/3। बोलो यस और नो। तो अब आप क्या करोगे, 25 2 50, 25 3 75, 9/2 मतलब 4.5 वेट, सिंपल। अब यही सवाल पूछे जाने वाले हैं आपको, कोई ऐसे है नहीं कि हाई फंडू टाइप के कोई सवाल पूछ लेगा और आप घबराते बैठ रहे हैं, कर सकते हैं। कितने सवाल हो गए, काफी सवाल हो गए, चलो ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं बेटा, हम लोग यहां पर एक टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं, और वो जो टॉपिक है बेसिकली वो है रेलीगेशन। क्या है,
रेलीगेशन। व्हाट इज द रेलीगेशन? आपको एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर में आपको एक वर्ड आया होगा रेलीगेशन। क्या होता है रेलीगेशन? देखो हम लोग क्या करते हैं, उसमें आपको बोला गया होगा, मैं उल्टा तो नहीं लिख दिया ना, रेलीगेशन रेगुलेशन, सॉरी उल्टा ही लिखा है। रेलीगेशन और रेगुलेशन मेरे को हमेशा ही कंफ्यूज हो जाता है। रेगुलेशन, ठीक है, रेलीगेशन है कि रेगुलेशन है? रेगुलेशन है, ओके। चलो अब ये सही है ये गलत है, इसको मिटा दूं क्या? नहीं तो ठीक। आपने यदि एनसीईआरटी उठा के पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होगा, एक प्रैक्टिकल के बारे में बताया होगा, उसमें क्या किया गया होगा, उसमें एक आइस का स्लैब लिया गया होगा। उसमें क्या किया गया होगा? एक आइस का स्लैब लिया गया होगा और उस आइस के स्लैब को, उस आइस के स्लैब को दो उस पे रख दिया गया होगा और उस पे रखने के पश्चात यहां पर एक स्ट्रिंग की मदद से, एक स्ट्रिंग की मदद से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर लोड्स लटकाए और इन लोड्स को या वेट्स को यहां पर लटका दिया गया और इसको यहां पर इस आइस स्लैब के दोनों साइड में लटका दिया गया है। अब जैसे ही ये वेट बढ़ेगा तो ये वेट बढ़ने के कारण क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रॉड है या जो स्ट्रिंग है, जो भी आप लेना चाहें, ये क्या होगी कि ये इसके अंदर में धंसती जाती है और जब ये इसके अंदर में धंसती है उसके साथ में ही क्या होता है कि ऊपर की जो आइस है वो वापस से जम जाती है। ये जो प्रोसेस है ये होती है रेगुलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये जो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन के कारण यहां पर एक फोर्स डेवलप हुआ तो ये नीचे की डायरेक्शन में वेट लगा ही रही है, बराबर है। स्ट्रिंग में तो टेंशन है, ये नीचे वेट है, यहां पर टेंशन है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो यहां पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस प्रेशर के कारण यहां पर जो ये स्ट्रिंग जिस हिस्से से कांटेक्ट में है वो क्या हो जा रही है, मेल्ट हो जा रही है और वो मेल्ट होने के पश्चात वो तो नीचे गई, लेकिन सिंस सराउंडिंग में इतनी सारी आइस है, देखो जो मॉलिक्यूल्स इस स्ट्रिंग के कांटेक्ट में आए, एक पतली सी ये ली जाती है, ऐसी नहीं आपने पता लगा पूरा सा वो रख दिया, एक पतली सी वो ली जाती है, नहीं तो पूरा बड़ा सा रखोगे तो फिर वो पूरा सा होल जैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन पतली सी लोगे तो क्या होगा, वो काट के अंदर घुसेगी और बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इस वेट को क्या कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। तो वो उतने वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके होंगे, वहां पर वो हिस्सा मेल्ट होगा। लेकिन सराउंडिंग में यदि आप देखोगे तो इतनी सारी आइस है जो कि ऑलरेडी आइस फॉर्मेट में, मतलब उसका टेम्परेचर कम है, तो वो वापस से उस आइस को ऊपर से क्या करते जाते हैं, पिघलाते हुए चले जाते हैं और जब, सॉरी, जमाते हुए चले जाते हैं। ये नीचे पिघलाते हुए जा रही है और वो ऊपर से जमाते हुए चली जा रही है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेगुलेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं रेगुलेशन, ठीक है, श्योर, ओके। सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त कर लेते हैं। सवालों के बारे में मैंने बता दिया कैसे टाइप के सवाल बन सकते हैं और कुछ सवाल यहां पर आपको करवाए भी गए हैं। सो दिस इज द टॉपिक फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद में जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये दो टॉपिक हमारे बचे हैं। रेडिएशन के अंदर में फिर था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह। तो लगभग 2 लेक्चर और मान लीजिए और 2 लेक्चर के बाद में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए